नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक पारिवारिक कहानी है। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है मित्रों, जिसका शीर्षक है पश्चाताप। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अनार का एक एक दाना अलग करते हुए रमाकांत के चेहरे पर ऐसे भाव आ रहे थे मानो वो अनार का रस नहीं बल्कि संजीवनी बूटी का अर्क निकाल रहे हों, जिसे पीते ही उनकी पत्नी एकदम भली चंगी हो जाएंगी और बिस्तर से उठ बैठेंगी। काम करते करते बीच बीच में पत्नी का मुंह ऐसे निहारते रहते जैसे आधी बीमारी तो वह उन्हें देख देख करके ही ठीक कर देंगे। रमाकांत की पत्नी तुलसी पिछले 7 महीनों से बिस्तर पर हैं। उन्हें लकवा मार गया था। कभी ना थकने वाले तुलसी पिछले 7 महीने से आराम से बिस्तर पर पड़ी हैं। हमेशा भजन कीर्तन करने वाली आज निशब्द हैं। अब उसके सुरीले गले से मधुर गीत नहीं निकलते हैं तो सिर्फ स्वर आह आह तक, और वो भी अधिक प्रयासों के बाद। व्यंजन का से ज्ञा से तो जैसे उसका अब कोई नाता ही ना रहा। लेकिन रमाकांत ने अपनी पत्नी के सभी मनोभाव को पढ़ने में महारत हासिल कर ली है। रमाकांत भोर में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान ध्यान करके पत्नी की सेवा में जुट जाते हैं। मुंह धुलाने से लेकर के कपड़े बदलने तक सारा काम खुद करते हैं। धीरे धीरे बालों को सुलझाते हुए कंघा करते हैं, जैसे तुलसी बच्चों के बाल बनाया करते थे। सिर में हल्का तेल लगा करके उल्टी सीधी चोटी बना दिया करते, जो तुलसी को बिल्कुल भी पसंद ना आते थे। तुलसी की आंखों के भाव स्पष्टता से इस बात को उजागर करते, पर रमाकांत मुस्कुरा करके पत्नी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर दिया करते, जैसे छोटे बच्चों को फुसलाया जाता है। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाते तो तुलसी की आंखों में आंसू बहने लगते थे। पति से मिलने वाले प्यार और अपनी लाचारी दोनों पर। पति का प्रेम ऐसे लाचारी में मिले, ऐसा तो सपने में भी ना सोचा था तुलसी ने। उसका जी करता था कि तुरंत उठ करके बैठ जाऊं। तुलसी की छटपटाहट स्पष्ट हो जाती थी उसके अधूरे अनकहे शब्दों से। आह आह, एक नाकाम कोशिश कुछ करने की, कुछ बोलने की, और फिर थोड़ी ही देर में धक करके शांत हो जाती। बस आंखों से आंसुओं की झड़ी बहना शुरू हो जाती। तुलसी की ये बेबसी देख करके रमाकांत भी अपने आंसुओं को रोक ना पाते और किसी बहाने से बाहर जा करके अपना जी हल्का कर लेते। रो रो करके मन हल्का हो जाने के बाद रमाकांत को तुलसी के नाश्ते का ध्यान आया। रसोई में जा करके जूस को हल्का गुनगुना करके कमरे में ले आए। चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके जूस पिलाने लगे तुलसी को। उन्हें ध्यान आ रहा था तुलसी बच्चों को खिलाने पिलाने के चक्कर में कैसे पीछे पीछे भागा करती थी, लेकिन उसने कभी भी मदद नहीं की। समय ही नहीं था उसके पास, या यूं कहें कि इन बातों का कोई महत्व ही नहीं था। उसे तो बस अपने ऑफिस के काम के अतिरिक्त कुछ सूझता ही ना था। इन छोटे छोटे खुशी भरे ममत्व से परिपूर्ण पलों को कभी जी ना सकावा। ऐसा कितनी ही बार हुआ था कि बच्चों के कारण सुबह के नाश्ते में जरा सी भी देरी होने पर वह गुस्से से बिन खाए ही ड्यूटी चला जाता और छोड़ जाता था अपने पीछे तुलसी के लिए एक टीस, एक चुभन, एक पीड़ा। एक बार तो हद पार कर दी रमाकांत ने। रात के खाने का समय हो गया था, बच्चे बिन खाए ही सोने लगे। तुलसी पहले बच्चों को खाना खिलाने लगी, जिसमें थोड़ी देर लग गई। बस फिर क्या था, तुलसी पर तो आफत ही आ गई उस दिन। जैसे ही थाली परोस करके रमाकांत के लिए मेज पर रखा ही था कि एक हाथ हवा में लहराया और झन्न से थाली जमीन पर गिर गई। थाली की झंझनाहट से रमाकांत की तंद्रा
भंग हुई और वह अतीत के गलियारों से होते हुए सीधा वर्तमान में लौट आया। देखा चम्मच उनके हाथ से छूट करके नीचे गिर पड़ा है और तुलसी उनका मुंह ताक रही थी, शायद वह जानने के लिए कि क्या हुआ, कहाँ खो गए थे आप। मेड के आने का समय हो गया था। घर की साफ सफाई, चौका बर्तन, कपड़ों की धुलाई, पौधों की सिंचाई, ये सब काम मेड ही करती थी, पर खाना रमाकांत खुद ही बनाते थे। बनाना ही कितना होता था, केवल अपने लिए, वो भी दिन भर में एक बार, बाकी समय फल और सलाद पर गुजारते थे। घंटी बजने की आवाज आई, लगता है राधा आ गई है। राधा मतलब मेड थी उनकी। घर में घुसते ही राधा ने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया। जब काम निपटाने के बाद राधा कमरे में आकर के खड़ी हो गई और तुलसी को टुकुर टुकुर ताकने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि कितनी नसीब वाली हैं मैम साहब, साहब कितनी सेवा कर रहे हैं इनकी, नहलाना धुलाना, कंघी चोटी, खिलाना पिलाना सब कुछ तो करे हैं, कितना प्यार करे हैं मालकिन को, और एक हमार मर्द है सारी कमाई छीन लेवे हैं, और प्यार तो दूर की बात है, लात घूसा मारे हैं सो अलग। सोच करके उदास हो गई राधा। अरे कहाँ खो गई राधा? रमाकांत की आवाज। राधा बड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। और यह सोचते हुए राधा वहां से चली गई कि अपना अपना नसीब है और मेरी किस्मत ही फूटी है। राधा के जाने के बाद रमाकांत दरवाजा बंद करने के लिए बाहर गए तो नजर गमले में लगे पौधे पर पड़ी और कुछ देर वह वहीं पर खड़े रहे और पौधों को निहारते रहे। फिर जेब से फोन निकाला और 2-4 फोटो खींच करके अंदर आ गए। तुलसी को बागवानी का बहुत शौक था, सारे पौधे उसी के लगाए हुए थे। अब वह बिस्तर पर पड़ी है तो पौधों को देख नहीं पाती है, इसलिए दिन प्रतिदिन रमाकांत पौधों की फोटो खींच करके तुलसी को दिखाते थे और जिस कमरे में तुलसी थी उसकी खिड़की के सामने ढेर सारे गमले रख दिए थे ताकि भले ही देख ना पाए उन्हें, पर आसपास पौधों के होने का एहसास होता रहेगा। रमाकांत ने पौधों की फोटो तुलसी को दिखाई। वह फोटो को ऐसे देख रही थी मानो कुशल क्षेम पूछ रही हो। एक बार फोटो को देखती, अगले ही पल अपने पति को देखती, जैसे धन्यवाद कहना चाह रही हो पौधों की देखभाल करने के लिए। तुलसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। तुलसी की फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट प्रतिदिन आता था। इसी समय आज अभी तक नहीं आया। रमाकांत उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद घंटी बजी। बाहर जाकर के देखा फिजियोथेरेपिस्ट ही था। आज देर कर दी आने में। दरवाजा खोलते ही पूछा रमाकांत ने, सर आज से इस कॉलोनी में एक जगह और जाना शुरू किया है, अब से इसी समय आया करूंगा। वह बोला, अरे भाई ऐसा मत करना वरना हमारी श्रीमती जी का खाना बहुत लेट हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मदद से ही मैं उनको खाने के लिए बैठा पाता हूँ, मेरे अकेले के बस की बात तो नहीं है। रमाकांत ये अपनी परेशानी उजागर कर दी थी उनके सामने। ठीक है सर, मैं पहले यही आया करूँ, ऐसा कहकर उसने आश्वस्त किया रमाकांत को। एक्सरसाइज कराने के बाद उसकी मदद से रमाकांत ने तुलसी के सिर को बेड पर कई तकियों के सहारे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जिससे कुछ खिलाया जा सके। फिर कटोरी में मूंग की खिचड़ी ले आए। कटोरी देखते ही तुलसी का मुंह अजीब सा बन जाता था क्योंकि खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तुलसी को। तुलसी का बना हुआ मुंह देख करके रमाकांत दुलार से बोलते, अभी यही मिल सकता है तुम्हें, खाना तो पड़ेगा, नहीं खाओगी तो ठीक कैसे हो पाओगी, और अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये कहते कहते चम्मच से खिचड़ी तुलसी के मुंह में डाल देते हैं और तुलसी चुपचाप ऐसे पूरी कटोरी खत्म कर लेती जैसे वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती हो और जीना चाहती हो अपने जीवन साथी के साथ। रमाकांत भी वहीं खिचड़ी खाते हुए वहीं बैठ करके और बोलते, देख मैं भी यही खा रहा हूँ, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। और फिर तुलसी के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसी रेखाएं उभर करके आ जाती। खाना खाने के बाद रमाकांत तुलसी के बगल में लेट जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। शाम को अदरक तुलसी वाली चाय बनाई, 1 कप अपने लिए और कटोरी में थोड़ी सी चाय तुलसी के लिए लेकर के कमरे में आ गए। तुलसी से घूंट घूंट करके मुश्किल से 2 चम्मच पी तुलसी ने। फिर रमाकांत ने हनुमान चालीसा उठाई और बैठ करके पूरे भाव से पढ़ने लगे। ऐसा वो प्रतिदिन करते थे क्योंकि वो जानते थे कि तुलसी को इससे बड़ा संतोष मिलता है। जब स्वस्थ थी
तो बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। रमाकांत चालीसा पढ़ते पढ़ते बीच बीच में तुलसी पर भी नजर डाल लेते थे। तुलसी आंखें बंद करके आनंद से सुनती रहती और बीच बीच में सिर को थोड़ा सा झुका लेती, मानो ईश्वर को नमन कर रही हो। कभी कभी रमाकांत तुलसी की डायरी उठा लिया करते और कोई भजन गाने की कोशिश करते, पर बहुत ही बेसुरा गाते थे। इस बात पर तुलसी बहुत ही खराब सी प्रतिक्रिया देती थी, जैसे उसके भजन का रेण पीटी जा रही हो, और रमाकांत हंसने लगते। लेकिन हनुमान चालीसा बहुत ही भाव से गाते थे रमाकांत। आज भी रमाकांत ने डायरी उठाई और एक भजन गाने की कोशिश करने लगे। ये तुलसी का पसंदीदा भजन है। तुलसी अक्सर यही भजन गुनगुनाया करती थी। काजल मूवी का भजन है, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ, यही भजन तो गुनगुना रही थी उस दिन वह, और अचानक रमाकांत के बुलाने पर दौड़ करके गई थी, डायरी मेज पर छोड़कर। और रमाकांत जब अपना ऑफिस का काम करने बैठे तो डायरी पर नजर पड़ते ही चिल्ला पड़े, 1000 बार कहा है तुमसे अपना कोई भी कबाड़ मेरी मेज पर मत रखा करो, समझ नहीं आता है क्या? यह कहते हुए डायरी उठा करके फेंक दी रमाकांत ने। डायरी के कुछ पन्ने निकल करके इधर उधर बिखर गए। केवल पन्ने ही नहीं बिखरे थे, बिखरा था तुलसी का आत्मसम्मान। छिन्न भिन्न हो गए थे इस घर पर, रमाकांत पर, उसके अपने अधिकार पर। अपने छलने हुए अस्तित्व के टुकड़ों को पन्नों के रूप में एक बार एक एक करके उठाती जाती और आंखों से बहते आंसुओं को चुपचाप पल्लू से पोंछती जाती। अचानक घंटी बजने से रमाकांत की तंद्रा भंग हुई है। शायद बाहर दूध वाला आया है, यह सोच करके वह बाहर जाते हैं। दरवाजा खोला तो अपने बेटे अभेद को परिवार सहित आया देख करके आश्चर्यचकित हो गए और हर्षित हो बोले, बेटा तुमने तो सरप्राइज दे दिया, पहले से कोई खबर नहीं दी। यही मुस्कान तो देखना चाहता था मैं आपके चेहरे पर, इसलिए तो खबर नहीं दी। जब से माँ बीमार पड़ी हैं आप तो हंसना ही भूल गए हैं। अभेद ने रमाकांत के चरण स्पर्श करते हुए कहा, ये भी तो मेरे ही कर्मों का ही फल है बेटा, जो मुझे ही भुगतना है। हंसने का हक अब मैंने खो दिया है, अब बस अपनी सजा भुगत लूं, जीवन रहते यही बहुत होगा मेरे लिए। अभेद को गले लगाते हुए भाव बिहल हो उठे थे रमाकांत। ऐसा क्यों कहते हैं पापा जी, होनी को कौन टाल सकता है? आप हमेशा इसके लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहराते हैं? अभेद अपने पिता का मन हल्का करने का प्रयास किया। रमाकांत कुछ और ना कह सके, आगे बढ़ करके अपने पोते पोती को प्यार से गोद में उठा लिए। स्मिता बहू ने रमाकांत के चरण स्पर्श किए। सभी घर के अंदर आ गए। तुलसी के कमरे में जैसे ही सब दाखिल हुए, तुलसी के चेहरे के भाव बदल गए। चेहरे पर खुशी की लहर दिखने लगी और आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह चली। माँ के चरण स्पर्श करके माँ के पास जा बैठा अभेद। हाथ में माँ का हाथ लेकर के बोला, कैसी हो माँ? बोलने का असफल प्रयास करते हुए तुलसी के मुंह से कुछ स्वर प्रस्फुटित हुए, और अश्रुधारा पुनः बह चली। नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते हैं। माँ के आंसुओं को पोंछते हुए अभेद बोला, हम सब हैं ना तुम्हारे पास, और पापा जी कितनी देखभाल करते हैं तुम्हारी, कितना प्यार करते हैं, फिर क्यों रो रही हैं आप? जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाओ, कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथों का खाना खाए हुए। अभेद ने बात को बढ़ाते हुए माँ का ध्यान भटकाने की कोशिश की। स्मिता ने तुलसी के चरण स्पर्श किए और सिरहाने आकर के बैठ गई। बच्चों को देख करके तुलसी का मन विचलित हो उठा। उन्हें प्यार करने को बड़ी ही बेबसी से उन्हें तुलसी देख रही थी। बच्चों ने भी अपनी दादी माँ के चरण स्पर्श किए और पास जा करके तुलसी के गाल पर प्यार किया। चलो तुम लोग फ्रेश हो करके आओ, तब तक मैं चाय का इंतजाम करता हूँ, रमाकांत बोले। पापा जी आप माँ के पास बैठिए, किचन का काम मैं देख लूंगी, स्मिता उठते हुए बोली। अरे बहू तुम पहले फ्रेश हो लो, हम साथ में रसोई संभालेंगे, रमाकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। जी पापा जी, स्मिता ने हामी भरी और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश हो करके स्मिता सीधे किचन में पहुंच गई। एक ओर चाय चढ़ा दी, दूसरी ओर झटपट हलवा बनाने लगी। रमाकांत जैसे ही किचन में आए उसने पूछा, पापा जी माँ के लिए क्या बनाऊं? तुलसी की चाय
तो हो गई है, उसके लिए तो अब खिचड़ी ही बनेगी, रमाकांत ने बहू से कहा। ठीक है, मैं बना देती हूँ, स्मिता ने रमाकांत की ओर देखते हुए कहा। पर बहू, नमक बिल्कुल कम रखना, वरना एक चम्मच भी ना खाएंगी तुम्हारी सास, रमाकांत हंसते हुए बोले। जी पापा जी, ध्यान रखूंगे, स्मिता मुस्कुराते हुए बोली। थोड़ी ही देर में हलवा, चाय, बिस्किट, नमकीन इत्यादि ले करके स्मिता कमरे में हाजिर हो गई। अभेद भी बच्चों के कपड़े चेंज करा चुका था। सभी ने तुलसी के पास बैठ करके ही चाय नाश्ता किया। फिर स्मिता जा करके किचन से खिचड़ी ले आई और बोली, पापा जी मैं अपने हाथ से खिला दूं माँ को? नहीं बेटा, मैं खिला देता हूँ, तुम आज देखो, कल से तुम खिलाना। यह कहते हुए रमाकांत ने खिचड़ी की कटोरी अपने हाथ में ले ली और तुलसी को खिलाने लगी। खिचड़ी का पहला निवाला मुंह में डालते ही एक अजीब सी चमक दिखी तुलसी के चेहरे पर। शायद उसी बहू के हाथ की खिचड़ी ज्यादा पसंद आई। जल्दी से कौर निगल करके स्वयं मुंह खोल देती अगले कौर के लिए। रमाकांत इस बात पर मुस्कुरा पड़े और बोले, बहू देखा ना, तुम्हारी सास के कितने नखरे हैं, जब मैं बनाता हूं तो कितने बेमन से खाती हैं, और आज देखो कितने चाव से फटाफट खाए जा रही हैं। रमाकांत की इस बात पर सभी हंस पड़े। तुलसी को खिलाने के बाद बाकी सब ने भी भोजन किया और सोने की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह रमाकांत तुलसी के दैनिक कार्यक्रम में लगे थे। स्मिता ने देखा तो तुलसी का मुंह पोंछ करके क्रीम लगाने जा रहे थे तो वह अनायास ही बोल पड़ी, पापा जी मैं मदद करूं? नहीं बहू, मेरा ही किया धरा है, मैं ही निपटाऊंगा, तुम बच्चों पर ध्यान दो, नाश्ते का इंतजार कर रहे होंगे। रमाकांत ने स्पष्ट मना कर दिया। स्मिता जानती थी कि वो हर बार की तरह इस बार भी मदद नहीं लेंगे। वो रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। उसे इस बार की खुशी थी कि सासू माँ को उसके हाथ का बना खाना पसंद आ रहा है। वह मन ही मन सोचने लगी, आज क्या बनाऊं माँ के लिए उनकी पसंद का। स्मिता ने रमाकांत से पूछा, पापा जी माँ के लिए क्या बनाऊं? सब कुछ तो वह खा नहीं सकती हैं बहू, कुछ ही चीजें वह खा सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसा बनाओ जो थोड़ा गीला और पतला हो, जो आसानी से तुलसी निगल सके, रमाकांत बोले। जी पापा जी, मैं खीर बना लूं? स्मिता ने उत्साहित होकर के पूछा। हाँ बना सकती हो, पर उसमें मेवे काट करके नहीं, पीस करके डालना, नहीं तो गले में फंस जाएगा, रमाकांत ने अपनी चिंता जताई। जे बिल्कुल ध्यान रखूंगे। स्मिता मन ही मन सोच रही थी, कितने बदल गए हैं पापा जी, समय ने उन्हें कितना कुछ सिखा दिया है। आज तुलसी को खुद उसकी बहू ने अपने हाथों से खीर खिलाया। इतने प्यार से खिला रही थी जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। बीच बीच में रुमाल से मुंह भी पोंछ रही थी। तुलसी के चेहरे पर प्रसन्नता तो झलक ही रही थी, साथ ही आंखों से अश्रुधारा भी बह रहे थे। रमाकांत और अभेद दूर खड़े होकर के ये सुंदर दृश्य अपनी आंखों से हमेशा के लिए कैद कर रहे थे। दोनों अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे कि स्मिता अपने परिवार का, उनके जीवन का हिस्सा है। रमाकांत प्रतिदिन की भांति तुलसी की सेवा में लगे थे। बहू के आने से काफी आराम हो गया था उन्हें। रसोई का पूरा काम बहू ने संभाल रखा था, अतः थोड़ी देर वो बाहर पार्क में भी टहल करके आ जाते थे। हालांकि ये ज्यादा दिन के लिए नहीं आए थे, पर जब तक भी मिल सके ये समय वही बहुत है। तुलसी के कारण रमाकांत घर में बंद करके रह गए थे। घर वापस आने पर देखा स्मिता तुलसी के पास बैठी है और सुंदर कांड की चौपाइयाँ पढ़ रही है और तुलसी अपनी आंखें बंद किए हुए आनंद ले रही है। जब स्मिता ने सुंदर कांड बंद करके रख दी, तब रमाकांत तुलसी की डायरी का एक पन्ना खोल करके स्मिता को देते हुए बोले, बहू जरा ये भजन गा करके सुनाओ तो, मुझे इसकी धुन बिल्कुल नहीं पता है। ये तुम्हारी सास का सबसे प्रिय भजन है। मैंने बहुत बार इसे गाने की कोशिश की पर सुर ही नहीं लगते हैं, बेसुरा हो जाता हूँ और तुलसी को जरा भी पसंद नहीं आता है। ये कहते हुए रमाकांत हंसने लगते हैं। स्मिता ने रमाकांत से डायरी ले ली और गाना शुरू किया। स्मिता की आवाज़ में इतनी मिठास थी कि दूसरे कमरे में अभेद लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। आवाज़ सुनते ही वो काम छोड़ करके आ गया। सभी मंत्रमुग्ध से भजन सुन रहे थे, भी आंखें खोल करके भजन सुन रही थी और बहू को देख देख करके निहाल हो रही थी। भजन समाप्त होने पर रमाकांत ने बहू को खूब आशीर्वाद दिया और अभेद से बोले, बेटा बहू तो बिल्कुल तुम्हारी माँ की परछाई है। जी पापा, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सिम्मी
गाती भी है। अभेद अभी तक हैरानी से देख रहा था स्मिता को। ये सुनते ही रमाकांत तुरंत बोल पड़े, बिल्कुल मुझ पर गया है तू। मैं रहते सुधार कर ले बेटा, कहीं मेरी तरह तुझे भी पछताना ना पड़े। अपने पिता की इस बात पर अभेद ने निगाहें नीची कर ली। अगले दिन दोपहर के वक्त दोनों बच्चे खेल रहे थे। तुलसी भी बच्चों को खेलते हुए देख करके खुश हो रही थी। खेलते खेलते जब बच्चे थक गए तो आ करके तुलसी के पास यानी अपनी दादी के पास बैठ गए। हर्ष ने अपनी दादी के हाथ पर हाथ रख करके कहा, दादी आप हर समय लेटे रहते हो, हमारे साथ खेलती क्यों नहीं है? बोर हो गया हूँ आसी के साथ खेल खेल करके। आप पहले की तरह कहानी भी नहीं सुनाती, बोलो ना, चुप क्यों हो आप? तुलसी ने बोलने का प्रयास किया पर असफल रही। आंखों से फिर वही बेबसी झरने लगी। तभी अभेद वहां आ गया और बच्चों से बोला, ये क्या हो रहा है? दादी को क्यों परेशान कर रहे हो? बताया था ना दादी की तबीयत ठीक नहीं है। बिना डांट खाए बात समझ में नहीं आती है क्या? अभेद की तेज आवाज सुन करके रमाकांत भी दौड़े चले आए। बच्चों को सहमा हुआ देख करके अभेद पर नाराजगी जताते हुए बोले, बच्चों पर इस तरह गुस्सा करते हैं भला? बड़े बड़ों से भूल होती रहती है, ये तो अभी बहुत छोटे हैं, प्यार से समझेंगे, ये डांट डपट से नहीं। बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रमाकांत बोले, आज से रोज मैं कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। बच्चे खुश होकर के रमाकांत के साथ दूसरे कमरे में चले गए। रमाकांत दूसरे कमरे में आकर के बच्चों को अपने अगल बगल लिटा करके कहानी सुनाने लगे। रमाकांत बोले, बच्चों आज मैं तुम लोगों को एकदम सच्ची वाली कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक देश में एक सुंदर सी राजकुमारी थी। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे, अपनी पलकों पर बिठा करके रखते थे। राजकुमारी बहुत ही हंसमुख थी, हर समय चहकती रहती थी। उसे फूलों से बहुत प्यार था। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी और वह बहुत सुरीला गाती थी। जब वह बड़ी हुई तो एक राजकुमार के साथ उसका विवाह हो गया। राजकुमारी बहुत खुश थी अपनी ससुराल आकर के। राजकुमारी बड़ी ही खुशी से और कुशलता पूर्वक पूरे महल का कामकाज अपनी देख रेख में करवाती, परिवार का ध्यान रखती और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती। पर जैसे जैसे समय बीतता गया राजकुमारी से उसकी खुशियां दूर जाने लगी। वो उदास और चुप चुप रहने लगी। बीच में ही बच्चे बोल पड़े, ऐसा क्यों दादाजी? क्या उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना था? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं था, रमाकांत बोले। तो फिर क्या था दादाजी? दोनों बच्चे व्याकुल हो रहे थे जानने के लिए। रमाकांत आगे बोले, राजकुमारी एक दिन उदास थी क्योंकि राजकुमार के पास उसके लिए समय नहीं था। वह हर समय अपने राज कार्यों में व्यस्त रहता था, कभी युद्ध की तैयारी में व्यस्त रहता, कभी प्रजा की समस्याओं में उलझा रहता। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उसके पास समय ही नहीं होता था। फिर क्या हुआ दादाजी? बच्चों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। फिर एक दिन राजकुमारी हमेशा के लिए चुप हो गई। कोई कितनी कोशिश भी कर ले वह किसी से भी बात नहीं करती थी। रमाकांत ने पल भर को रुक करके एक लंबी सांस भरी। तभी हर्ष बोल पड़ा, क्या दादी जी की तरह? वो भी तो बात नहीं करती हैं आप। रमाकांत थोड़ी देर शून्य में ही ताकते रहे। बच्चों ने उन्हें हिला करके पूछा, दादाजी सो गए क्या आप? हाँ बच्चों, बिल्कुल तुम्हारी दादी जी की तरह, कह करके रमाकांत अपनी आंखों की कोर में आई नमी को अपने हाथों से पोंछ लिया था। दादाजी आप रो रहे हैं? आसी ने बड़े ही भोलेपन से पूछा। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ। चलो अब तुम्हारी दादी की दवा का समय हो गया है, अब तुम लोग भी थोड़ी देर पार्क में जा करके खेल आओ, रमाकांत ने बात बदलते हुए कहा। पर दादाजी राजकुमारी का क्या हुआ? आपने कहानी पूरी नहीं की, हर्ष ने ध्यान दिलाया। बेटा राजकुमारी अभी भी चुप है। तुम दोनों रोज ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो फिर से बोलने लगे और बिल्कुल पहले जैसी हो जाए, और जब वह बोलने लगेगी तभी मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। ओके दादाजी, हम राजकुमारी के लिए रोज प्रार्थना करेंगे। अब हम खेलने जा रहे हैं। ये कहते हुए बच्चे बाहर चले गए। शाम को चाय के समय बच्चे, बहू, रमाकांत सभी लोग तुलसी के पास ही थे सिवाय एक अभेद के। वह अपने लैपटॉप पर काम में ही लगा हुआ था। रमाकांत उठ करके उसके पास गए और बोले,
ये क्या लगा रखा है, कुछ वक्त हमारे संग भी बैठ, हर समय काम में लगा रहता है। क्या करूं पापा, काम बहुत ज्यादा है, निपटाना तो पड़ेगा ही, अभेद ने जवाब दिया। बेटा काम तो जीवन भर रहेगा, आज नहीं तो कल निपट ही जाएगा, पर ये समय जो तू काम में लगा रहा है ना, ये हमारे हिस्से का समय है, परिवार के साथ बिताने का समय है। ये एक बार जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, फिर पछताने से भी कुछ हाथ नहीं आने वाला है। मैं देख रहा हूँ तू पहले से बहुत बदल गया है, रमाकांत ने समझाया अभेद को। पहले से तो आप भी बहुत बदल गए हैं पापा, अभेद ने शिकायती लहजे में कहा। पहले मैं वैसा था जैसा अब तू होता जा रहा है, तू यहीं रोक ले खुद को, इस घर के लिए यही बेहतर होगा, वरना जिंदगी नर्क बन जाएगी। इस घर में एक ही रमाकांत काफी था, अब एक और रमाकांत नहीं चाहिए इस घर को। ये बोलते हुए नाराजगी और पछतावे के मिश्रित भाव थे रमाकांत के स्वरों में। अभेद चुपचाप उनके बातें सुन रहा था। रात को सभी सोने चले गए। रमाकांत के इतना समझाने के बावजूद अभेद अभी भी अपने काम में जुटा हुआ था। रमाकांत मन ही मन बेटे की इस लापरवाही पर कुढ़ रहे थे। वे कुढ़न बेटे पर कम शायद खुद पर ज्यादा थी, क्योंकि अभेद में जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जाने अनजाने ये इनके खुद के ही दिए हुए हैं। बचपन से यही तो देखता आ रहा है, ओ यही संस्कार तो ग्रहण किए हैं उसने। अपने दिन याद आ रहे थे रमाकांत को। अपने काम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को कोई समय नहीं दे पाते, घर में होते हुए भी नहीं के बराबर। दिन भर की थकी हुई तुलसी शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थकी हुई। पति से प्यार के दो शब्द की आशा लिए प्यार भरा एक स्पर्श जो उसकी थकान पर मरहम था। अपनी थोड़ी सी परवाह की उम्मीद लिए पति के दिल के किसी कोने में अपने लिए जगह तलाशती। देर रात तक प्रतीक्षारत रहती और धीरे धीरे थकान से लिपटा तन और उपेक्षा से आहत मन कब नींद की आगोश में समा जाता उसे पता ही न चलता। अगली सुबह जब आंख खुलती तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव होते थे जैसे कि जीवन की एक और अनमोल रात उसके हाथों से यूं ही रेत की तरह फिसल गई और वह कुछ ना कर सकी, बस देखती रह गई। तुलसी के चेहरे के ये भाव तब समझ में नहीं आते थे रमाकांत को, पर आज वो बखूबी समझ पा रहे हैं जब अभेद को बिल्कुल अपनी कहानी दोहराते हुए देखते रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक प्रतिदिन की भांति ही व्यस्त रहे रमाकांत अपनी और तुलसी के दैनिक कार्यों में। शाम को चाय के बाद अभेद ने स्मिता से कहा, पैकिंग कर लेना, कल निकलना है। स्मिता धीरे धीरे मिन्नतें कर रही थी अभेद से, प्लीज एक दिन के लिए ही सही माँ से मिलते हुए चलिए ना। कितनी बार वो कह चुकी हैं, यहाँ तक आए हैं तो। अभेद बीच में ही चिल्ला पड़ा, मुझे कितना जरूरी काम है, कुछ पता भी है तुम्हें? मायके जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है क्या? अभेद के चिल्लाने से आवाज रमाकांत के कानों तक जा पहुंची। तुलसी के चेहरे के भाव भी बदलने लगे थे। कितना जाती हूँ मायके, बताइए जरा, कब ले जाते हैं आप मुझे? साल में एक बार, रक्षाबंधन में, वो भी मेरा भाई आ करके ले जाता है मुझे। आप तो शायद तब भी ना भेजते मुझे, ना खुद अपनी बहन के घर जाते हैं, ना मुझे जाने देते हैं अपने मायके। स्मिता ने दबी जुबान में ही सही पलट करके जवाब दिया, तुम चाहती क्या हो? काम धंधा छोड़ करके तुम्हारे मायके में जा करके बैठ जाऊं? घर कौन चलाएगा, तुम्हारा मायका? अभेद की आवाज हर बार पहले से भी ज्यादा कर्कश होती जा रही थी। रमाकांत के लिए अब ये विवाद असहनीय हो रहा था। वह उठ करके अभेद के कमरे तक गए। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने हल्के से दस्तक दी पर दरवाजा नहीं खुला। शायद किसी ने सुनी ही नहीं ये दस्तक। सुनते भी कैसे, जितना शोर उनके चीखने चिल्लाने से हो रहा था उससे कहीं ज्यादा कोलाहल उन दोनों के मन में चल रहा था। सो दस्तक सुनाई ना पड़ना लाजमी था। वो वापस लौट करके आए तुलसी के पास। दोनों की बहस अनवरत जारी थी। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बाहर आवाज जाएगी तो पापा जी परेशान हो जाएंगे। और ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ सोच भी लिया करें बोलने से पहले। क्या दुनिया में आप ही एक घर चलाते हैं और जो पत्नियां अपने मायके जाती रहती हैं उनके घर उनका मायका संभालता है? कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। स्मिता ने फिर पलटवार किया पर बहुत धीमी आवाज में। क्यों धीमे बोलूं मैं?
क्या गलत कह रहा हूं? दिमाग तो तुमने खराब कर दिया है मेरा। हर समय तुम्हारा कुछ ना कुछ नाटक चलता रहता है। जब देखो कोई ना कोई बीमार ही रहता है तुम्हारे घर। ऐसे क्यों बोल रहे हो? बीमारी अपने हाथ में होती है क्या? कोई जानबूझ करके बीमार पड़ना चाहता है क्या? जब पापा बीमार पड़े थे तब भी आप नहीं जाने दिए। आखिर मैं उनसे नहीं ही मिल पाई अंत समय तक। उनके गुजर जाने के बाद ही पहुंची थी मैं वहां। अब क्या चाहते हैं, माँ भी गुजर जाएं तो जाने देंगे आप मुझे? ये कहते हुए रोने लगी स्मिता। देखो, ये रोने धोने का नाटक देखने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे काम प्यारा है अपना। मैं घरेलू पचड़ों में पड़ करके अपने काम के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। तुम्हें जाना है जाओ, अकेले जाओ, अपने भाई के साथ जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, आक्रोश में बोले रमाकांत। लेना देना नहीं है? क्यों नहीं लेना देना है? मैं अर्धांगिनी हूं आपकी। आपने वचन दिए थे मुझे साथ निभाने के। सिर्फ एक बार चलिए मेरे साथ, ताकि मेरे पिताजी सुकून से मर सकें, ये सोच करके कि उनकी बेटी खुश है अपने पति के साथ। तुलसी हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी, मेरे पास खुद के मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ चलूं ताकि तुम्हारे बाप चैन से मर सकें। हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे, मेरी जरूरी मीटिंग है। यह कहते हुए रमाकांत जाने के लिए पलटे ही थे, अचानक तुलसी के शरीर में ऐंठन होने लगी और वह क्षण भर में धराशायी हो गई। तुलसी, जोर से चिल्ला पड़े थे रमाकांत और एक झटके से अतीत से वर्तमान में आ गए वापस। तुलसी बिस्तर पर असहाय सी पड़ी, बस उन्हें ही देख रही थी। रमाकांत की आंखों में वो दृश्य चलचित्र की भांति तैर गया जब तुलसी के मुख से आखिरी बार शब्दों की प्रस्फुटित होते देखा था। हाथ जोड़ करके अपने पिता से मिलने के लिए विनती कर रही थी वह, ताकि उसके पिता की आत्मा सुकून से निकल सके। पर रमाकांत की प्रतिक्रिया से तुलसी के मन को गहरा आघात लगा। ये पीड़ा उस सहन नहीं कर पाई और पक्षाघात की शिकार हो गई। वो मनहूस दिन था और आज का दिन। तुलसी के साथ साथ ये घर भी मौन हो गया। भजनों की गुंजन बंद हो गई। यहाँ संगीत का सुर, लय, ताल कहीं दूर जा बसा। यहाँ से चूड़ियों की खनक, पायल की छमछम कराहों में बदल गई। स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध अब काल्पनिक हो गए। तुलसी ने ही परिवार को अब तक बना करके जोड़ रखा था। परिवार की रौनक भी तुलसी की भांति ही लाचार असहाय सी हो गई। घर की साज सज्जा धूल धूसरित हो गई। घर अब घर न रह करके केवल एक वीरान मकान सा रह गया है। जब कभी बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी चहल पहल हो जाती है, उसके बाद फिर से वही मनहूसियत छा जाती है। पर इस बार जो कुछ भी हो रहा था उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कहीं फिर एक तुलसी असहाय ना हो जाए हमेशा के लिए। अचानक से अभेद की तेज आवाज ने रमाकांत को विचारों के भंवर से बाहर घसीटा। रमाकांत ने कुछ बोलने के लिए, शायद अभेद को आवाज देने के लिए मुंह खोला ही था कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ जने की आवाज आई। मार डालिए मुझे, यूं थप्पड़ खा करके अपमान सहने से अच्छा है मैं दुनिया से ही चली जाऊं। बिलखते हुए बोली स्मिता। इस अप्रत्याशित घटना को, जिसकी कल्पना भी ना की थी रमाकांत ने, सह ना पाए और तेज से चिल्ला पड़े अभेद के ऊपर। मगर इस प्रयास में वो विफल हो गए। इससे पहले कि उनकी आवाज उनके गले से बाहर निकल, छाती में दर्द की एक भयंकर लहर उठी और वो अपनी छाती पकड़ करके वहीं जमीन पर तड़पने लगे। अपने पति की हालत देख करके तुलसी पीड़ा से तड़प उठी और न जाने कहां से शक्ति जुटा करके चिल्ला पड़ी, अभे। तुलसी की उंगलियों में हरकतें होने लगी और वह उठने का प्रयास करने लगी। मां की चीख सुन करके आश्चर्यचकित सा दौड़ा अभेद और वहां का दृश्य देख करके अवाक रह गया। रमाकांत दर्द से तड़प रहे थे और तुलसी उठने का असफल प्रयास कर रही थी। दौड़ करके रमाकांत को उठाया अभेद ने। स्मिता से मां को संभालने के लिए बोल करके रमाकांत को तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गया। इमरजेंसी में एडमिट कराया उन्हें। आईसीयू के बाहर बैठ करके फूट फूट करके रो रहा था वह अपने कृत्य पर, लेकिन वहां कोई ना था उसे सांत्वना देने के लिए। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, पर अभी आईसीयू में ही रहेंगे। अभेद ने डॉक्टर से पूछा,
क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कल सुबह ही आप उनसे मिल सकेंगे, उससे पहले नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। हॉस्पिटल से ही अभेद अपनी बहन स्वाति को फोन किया। स्वाति ने फोन उठाया और बोली, क्या हुआ भैया, कैसे फोन किया? आपको कैसे याद आई कि आपकी एक बहन भी हुआ करती है? क्या माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है? वो तो भाभी ही बता देती, आपने क्यों कष्ट उठाया? अब बस भी करो, ताने बाद में दे देना जी भर करके, पर अभी तुझे आना पड़ेगा यहाँ। पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में हैं, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अभेद के स्वरों में अपने पापा के लिए पीड़ा के साथ साथ बहन के लिए शर्मिंदगी भी झलक रही थी। भैया ये समय तो नहीं है ये बात कहने का, फिर भी कहना मजबूरी है। क्या मेरे पति के पास फालतू वक्त है मुझे मायके पहुंचाने के लिए? क्या केवल आपके माँ बाप ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए? क्या भाभी के माँ बाप इंसान नहीं हैं? या भाभी के दिल में भावनाएं नहीं हैं? उनकी तो आपने कभी परवाह नहीं की। उनके माँ बाप भी तो ऐसे ही बीमार होते थे जैसे आपके हुए हैं। कुछ अंतर है क्या दोनों की परिस्थिति में? कभी उनके मन की पीड़ा नहीं दिखी आपको? मैं तो अभी इसी क्षण पहुंच जाऊं वहां पर, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे ना तो आपके जैसा पति मिला है ना ही पापा के जैसा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पति इंसान हैं, आप दोनों की तरह बेजान नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां आऊं तो मुझे एक पक्का वादा चाहिए आपसे। स्वाति ने वर्षों की दबी हुई भड़ास एक साथ निकाल ली। बोलो क्या वादा चाहिए तुझे? मैं हर वादा निभाने की तैयारी में हूँ, बस तू आ जा यहाँ जल्दी से। अभेद किसी भी कीमत पर स्वाति को बुलाना चाहता था, शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मुझे आपसे वादा चाहिए कि अब आप रमाकांत से इंसान बनने की राह पकड़ लें। पापा तो माँ की बीमारी के साथ ही सुधरने लगे थे, लेकिन उनकी जगह धीरे धीरे आपने ले ली। छोड़ दीजिए वो जगह, उस घर में किसी को भी रमाकांत जैसा व्यक्तित्व नहीं चाहिए, ना आपकी पत्नी को, ना बच्चों को, ना ही आपके माँ बाप को। जब किसी को चाहिए ही नहीं तो क्यों ओढ़ करके बैठे हैं ये व्यक्तित्व? एक बात और, अब आप भाभी को पूरे मान सम्मान के साथ उनके मायके भेजेंगे। बोलिए क्या कर सकते हैं आप ये वादा? मंजूर है मेरी ये शर्त? स्वाति फोन पर अपने भाई के जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कहाँ खो गए आप भैया? लगता है आपसे ये वादा पूरा ना हो पाएगा। कोई बात नहीं, फिर मैं भी नहीं आ पाऊंगी मायके, अब फोन रखती हूँ। इतना कहना था स्वाति का कि अभेद बोल पड़ा, फोन मत रखना, इतना बड़ा निर्णय लेने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मैं तैयार हूँ तेरा वादा निभाने के लिए। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है, जो तूने अभी कहा है वो भी और जो नहीं कहा है वो भी। इतना भी आसान नहीं है भैया वादे को निभाना, जितनी आसानी से आप बोल रहे हो। अच्छी तरह से सोच लिया है ना? अगर आप कभी भी अपने वादे से मुकरे तो मैं जीवन भर मायके का मुंह नहीं देखूंगी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूं? कदम नहीं पड़ेंगे मेरे आपके आंगन में। स्वाति ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी शर्त को स्पष्ट किया। कभी पीछे नहीं हटूंगा मेरी बहन, माफ कर दे मुझे। अपनी सभी गलतियों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे स्वाति। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं, कहते हुए आवाज भर्रा गई थी अभेद की और वह आगे कुछ ना बोल सका। बस भैया आप फोन रखो, मैं आती हूँ, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है आपको। ये कहते हुए गला रुंध गया था स्वाति का। कुछ ही घंटों बाद स्वाति अपने पति रवि के साथ हॉस्पिटल में थी। बहन को देखते ही अभेद फूट फूट करके रोने लगा। स्वाति भी खुद पर नियंत्रण न रख पाई और अभेद के गले लग करके रो पड़ी। रवि ने अभेद को हिम्मत बंधाते हुए कहा, परेशान ना हो भैया, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रमाकांत की स्थिति काफी बेहतर थी। डॉक्टर ने एक एक करके पेशेंट से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन बहुत ही कम देर के लिए, पर पेशेंट से बात करने की मनाही थी। अपने पापा की इस हालत में देख करके स्वाति अपने आंसुओं पर नियंत्रण न रख पाई और रोते हुए बाहर आ गई। एक एक करके तीनों देख आए रमाकांत को। भैया आप घर जा करके थोड़ा आराम कर लीजिए, रात भर के जगे हुए हैं, स्वाति ने अभेद की हालत देखते हुए कहा। रात भर जागने और रोने के कारण अभेद की आंखें सूजी हुई थी और लाल हो गई थी। अभेद तुरंत बोल पड़ा, नहीं ऐसा करो, अब तुम दोनों घर जा करके थोड़ा आराम कर लो। थके हुए तो तुम भी हो,
माँ का ख्याल रखना है और स्मिता को यहाँ भेज देना। मैं अभी नहीं जा पाऊंगा यहाँ से, अगर गया तो भी दिमाग यहीं लगा रहेगा। स्मिता यहाँ आ जाए फिर मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है भैया, भाभी यहाँ पहुँच जाएं तो आप तुरंत घर आ जाना, स्वाति ने जोर देते हुए कहा। स्वाति जाने को हुई थी कि अभेद उससे पूछ बैठा, एक बात बता, अगर मैं तुझसे वादा ना करता तो क्या तू सचमुच मायका छोड़ देती? क्या पापा को देखने भी ना आती और माँ से मिले बिना कब तक रह पाती तू? क्या तेरा मन मान पाता, दिल नहीं कचोटता तेरा? बिल्कुल आती भैया, पर सिर्फ पापा को देखने, वो भी हॉस्पिटल में, घर ना जाती। और माँ के लिए मेरा दिल बहुत कचोटता, पर अपने दिल पर पत्थर रख कर के प्रतीक्षा करते उस दिन का जब आप खुद से बदल जाते। जब तक आप में बदलाव नहीं आता कदम ना रखती आपके आंगन में। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या करूं, कोई तो तरीका अपनाना ही था आपको आपकी ही कमियां से अवगत कराने का। माँ से कभी ना हो सका जब उनके खुद के साथ अन्याय हो रहा था, और अब जब भाभी भी यही झेल रही थी तो मुझसे सहन नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि एक और तुलसी ने जन्म ले लिया है, फिर से वही अन्याय सहने के लिए। भाभी तो शायद ही कभी लड़ पाती अपने लिए, इसलिए मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। पर भैया, आप कभी भी भाभी को ये मत बताना कि आपने मुझसे वादा किया है इसलिए खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, बल्कि भाभी को यही लगना चाहिए कि आप में स्वतः ही बदलाव आ रहा है। स्वाति ने सब कुछ उगल दिया जो भी उसके मन में था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अभेद ने स्वाति के सिर पर अपना हाथ रख करके कहा। मुझे पूरा यकीन है भैया, आप इसमें पूरी तरह कामयाब हो पाएंगे, मुस्कुरा करके स्वाति बोली। अच्छा, अब तू घर जा और स्मिता को भेज जल्दी। अभेद की आवाज में बहुत ही थकान थी। जी भैया, भेजती हूँ, ये बोल करके स्वाति और रवि घर को निकल गए। इधर अभेद के हॉस्पिटल जाने के बाद से स्मिता बराबर तुलसी के पास ही बैठी रही। कभी तुलसी का हाथ अपने हाथों में लेकर के उन्हें सांत्वना देती तो कभी अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगती रमाकांत की कुशलता के लिए। एक पल को भी पलके ना झपकाई उसने। इस बीच तुलसी की उंगलियों में कई बार हरकत महसूस की स्मिता ने, लेकिन इस बात पर प्रतिक्रिया देने अथवा प्रसन्न होने के बजाय उसका सारा ध्यान हॉस्पिटल में ही लगा था। ना जाने कितनी बार फोन मिला चुकी थी अभेद को, पर उसका फोन बिजी जा रहा था। चिंता से स्मिता का बुरा हाल था, कोई भी खबर नहीं मिल पाई थी अब तक। फिर फोन मिलाया पर अब लग ही नहीं रहा था फोन। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे अब। सुबह सुबह अचानक घंटी बजने से एकदम चौंक पड़ी स्मिता। किसी अनजानी आशंका से मन घबरा उठा उसका। वह दौड़ते हुए पहुंची दरवाजा खोलने। दरवाजा खोला तो सामने स्वाति और रवि को देख करके भावुक हो उठी और स्वाति के गले लग करके रोने लगी। स्वाति ने अपनी भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी परेशान मत होइए, अब पहले से बेहतर स्थिति है पापा की। स्मिता सिसकते हुए बोली, आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं क्या? खबर कैसे मिली? हाँ भाभी, हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, भैया ने खबर की थी, रात में ही पहुंच गए थे हम वहाँ, श्रुति ने कहा। भैया ने? वो तो तुझे कभी आश्चर्यचकित हो बोली स्मिता। मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, ना ही मेरा फोन उठाया। कितनी ही बार फोन किया मैंने उनको, कितनी हालत खराब हो रही थी मेरी, कुछ अंदाजा भी है उन्हें? स्मिता ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। भाभी नाराज मत हो, भैया ने मुझे खबर की, उसके बाद उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और जब मैं वहां पहुंची तो फिर पापा को लेकर के भैया बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, रो भी रहे थे। इसी परेशानी में ही उन्हें याद ही नहीं रहा, वरना मेरे ही फ़ोन से खबर कर देते आपको। श्रुति ने सारी स्थिति को स्पष्ट किया। भाभी जी, आज घर के अंदर नहीं आने देंगी क्या हमें? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। माफ़ कीजिए नंदोई जी, बिल्कुल आने देंगे। चलो स्वाति, अब अंदर चल के बात करते हैं, स्मिता ने झेंपते हुए कहा। बहू, एकदम घुटती सी कराहती सी आवाज सुन करके दौड़ पड़ी स्मिता अंदर की ओर। साथ ही स्वाति और रवि भी दौड़े। स्मिता तेजी से तुलसी के पास पहुंची और उसके मनोबल को समझने की कोशिश करने लगी। सहसा उसे ध्यान आया, इस समय उनकी नित्य क्रिया कराते थे पापा जी। श्रुति और रवि हैरानी से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि जब से तुलसी लकवाग्रस्त हुई
तब से आज तक एक शब्द भी ना बोल पाई थी वह। आज कानों में तुलसी की आवाज पड़ने पर दोनों को उनके कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भाभी, ये माँ की आवाज थी क्या? अभी आपको माँ ने बुलाया था क्या? स्वाति ने अविश्वास भरे शब्दों में पूछा स्मिता से। हाँ स्वाति, माँ की ही आवाज थी। स्मिता ने इस बात की पुष्टि की। आपने फोन पर बातें करते समय कभी बताया नहीं मुझे कि माँ की आवाज वापस आ गई है, स्वाति ने नाराजगी दिखाते हुए कहा था। कल ही तो ये हुआ है चमत्कार। जब पापा जी को अटैक पड़ा था तब माँ पहली बार आवाज निकाल पाई थी। जाने कहां से शक्ति जुटा करके चीख करके बुलाया था उन्होंने अभेद को, और दोबारा अब बोली हैं। रात को बोलने वाली बात तो दिमाग से निकल ही गई थी, क्योंकि सारा दिमाग तो पापा जी की चिंता में लगा हुआ था। और हाँ, एक खुशी की बात और भी है, माँ की उंगलियों में हरकत भी होने लगी है। स्मिता ने पूरी बात बताई। क्या कह रही हो भाभी, क्या ये सच है? स्वाति को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था स्मिता की बातों पर। बिल्कुल सच है, स्मिता ने इस बात पर अपनी मोहर लगा दी। सुनो स्वाति, बातें बाद में करेंगे, चलो पहले माँ की नित्य क्रिया कराने में मेरा हाथ बटाओ और नंदोई जी से बोलो वो तब तक फ्रेश हो लें। स्मिता जल्दी जल्दी अपनी सासू माँ का दैनिक कार्यक्रम निपटाने में जुट गई। भाभी की मदद करने के बाद स्वाति भी फ्रेश होने चली गई। इन सब बातों में स्वाति स्मिता को बताना ही भूल गई कि भाभी को हॉस्पिटल भी भेजना है। अचानक से याद आने पर वह स्मिता से बोली, भाभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब आप वहां जाएंगी तब भैया घर आकर के रेस्ट करेंगे। ये सुन करके स्मिता असमंजस में पड़ गई और बोली, स्वाति अगर मैं यहाँ से गई तो रसोई कौन संभालेगा? भाभी किचन में संभाल लूंगी, आप निश्चिंत होकर के जाओ। स्वाति ने स्मिता को भरोसा दिलाया। पर माँ की देखभाल, अभी तो उनकी स्पंजिंग करनी है, उनका खाना पीना, फिजियोथेरेपी सभी कुछ तो बाकी है, और तू अकेले नहीं कर पाएगी ये सब। मैंने पापा जी को ये सब करते हुए देखा है, तो मुझे पता है कि कैसे मैनेज करना है सब। ऐसा कर, तू ही चली जा हॉस्पिटल। स्मिता ने अपनी मजबूरी बताई। अरे भाभी, मैं क्या यहाँ मेहमान नवाजी करने आया हूँ? अरे भाई, मैं क्या यहाँ मेहमान नवाजी करने आया हूँ? हॉस्पिटल मैं जाता हूँ, आप दोनों मिल करके घर संभालो। बस मुझे फटाफट नाश्ता करा दो, फिर मैं निकलूँ। रवि हंसते हुए बोला। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नंदोई जी। रवि की बात सुन करके स्मिता ने राहत की सांस ली। स्वाति रसोई में जा करके फटाफट नाश्ता बनाने लगी। स्वाति फटाफट नाश्ता तैयार करके रवि और बच्चों को खिलाती है। स्मिता तुलसी के लिए जूस निकाल करके हल्का गुनगुना करके ले जाती है। चम्मच से धीरे धीरे तुलसी को जूस पिलाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार से खिला रही है, पिला रही है। अचानक से अपनी माँ की याद आते ही उसकी आंखें भर आती हैं। अपने आंचल से अपनी आंखों के कोरों को पोंछ ही रही होती है कि स्वाति आ जाती है कमरे में और देखते ही बोल पड़ती है, अरे भाभी आप रो क्यों रही हैं? अचानक से क्या हुआ? अरे कुछ भी तो नहीं, वो रातों में सोई नहीं ना, इसलिए पानी आ रहा है आंखों से। स्मिता ने झूठ बोलने का असफल प्रयास किया। भाभी मैं अब बच्ची नहीं रही, ससुराल वाली हो गई हूँ, मुझे बहलाओ मत। माँ को याद कर रही हो ना आप? भाभी के मन की बात पढ़ ली थी स्वाति ने। स्मिता कुछ भी जवाब ना दे सकी। भाभी के कंधे पर हाथ रख करके भरोसा दिलाया स्वाति ने। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। नंदोई जी का नाश्ता हो गया? बात बदलते हुए स्मिता बोली, हाँ भाभी हो गया है नाश्ता, वो तो हॉस्पिटल जाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं, जवाब दिया स्वाति ने। एक काम करो स्वाति, थोड़ा नाश्ता पैक करके अपने भैया के लिए भेज दो। पता नहीं सुबह से चाय भी नसीब हुई है कि नहीं, भूखे होंगे, घर आने में पता नहीं कितना देर हो जाए। कल रात को भी कुछ नहीं खाया है। एक सांस में ही सब कुछ बोल गई थी स्मिता। भाभी की बात सुन करके मुस्कुरा उठी स्वाति। ठीक है भाभी, पैक करती हूँ अभी। तुलसी को थोड़ी सी खिचड़ी खिलाने के बाद स्मिता और स्वाति दोनों ने नाश्ता किया। फिर स्वाति दोपहर के खाने की व्यवस्था में लग गई और स्मिता तुलसी की स्पंजिंग में। स्मिता बड़े ही प्यार और सावधानी बरतते हुए सारे काम कर रही थी। कपड़े बदलाने के बाद बड़ी ही कोमलता से तुलसी का मुंह पोंछ करके क्रीम लगाया, बालों को धीरे धीरे सुलझा करके चोटी बना दी, सिंदूर बिंदी लगाई। स्मिता मगन हो सब किए जा रही थी और स्वाति दरवाजे के पास खड़ी खड़ी निहारे जा रही थी अपनी भाभी को। अचानक स्मिता की नजर
स्वाति पर पड़ी तो वह हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही है? देख नहीं रही हैं भाभी, बस सीख रही हूं आपसे। स्वाति भावुक होकर के बोली, सीख रही हैं वो भी मुझसे? पर क्या? स्मिता ने हैरत भरी नजरों से देखा स्वाति को। देख रही हूं कितना प्यार और देखभाल दे रही हैं आप अपनी सास को, जैसे खुद की माँ हो। कैसे आत्मसात कर लिया है आपने सभी रिश्तों को। बस एक ही कमी है आप में। स्वाति के एक एक शब्द भाव से भरे हुए थे। और वो कमी क्या है, मुझे भी तो पता चले, स्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कमी ये है कि आप सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं, गलत बात का विरोध नहीं करती हैं। श्रुति के शब्दों में थोड़ी नाराजगी थी। क्या करूं, जब बोल पाती थी तब माँ ने अपने उपदेशों के साथ ये कह कर के मायके से विदा किया था कि बेटा, घर चलाने के लिए पति पत्नी में से एक को शांत होना चाहिए। परिवार की खुशी के लिए अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, मन को शांत रखना और अपने गुस्से और तकलीफ को अपने अंदर सोखने की कोशिश करना। ये बात मैंने गांठ बांध ली थी। अब यही मेरी जिंदगी बन गई है। अब हिम्मत भी नहीं होती पलट करके जवाब देने की। स्मिता ने अपना दर्द बयां किया। भाभी, दर्द उतना ही सहना चाहिए जितना बर्दाश्त कर सके। दर्द को जख्म और जख्म को नासूर मत बनाओ। खुद को इंसान ही समझो। अत्याचार सहते रहने वाले जानवर ना बनो, ना ही अपने पति को इंसानों पर जुल्म करने वाला दरिंदा बनने दो। ये कहते हुए थोड़ा आक्रोशित हो उठी श्रुति। कभी कभी इंसान मजबूर होता है चुप रहने और सब सहने के लिए। अगर मैंने मुंह खोला तो घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा और बच्चों के भविष्य का क्या होगा। कहीं तेरे भैया ने मुझे घर से जाने को कह दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? मायके जा करके किसी को परेशान नहीं कर सकती मैं, इसलिए सब सहने के लिए तैयार हूँ। स्मिता की बातों में बड़ी विवशता झलक रही थी। उनकी ये मजाल जरा कह करके तो देखें, कम से कम ये अन्याय तो मैं हरगिज ना होने दूंगी आप पर। मैं हमेशा आपके साथ हूं भाभी, इतना भरोसा तो आप कर ही सकती हैं मुझ पर, श्रुति ने डंके की चोट पर कहा। और मुझे अपनी ननद रानी में यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। एकदम बिंदास हैं, सब कुछ खुल करके बोल देती हैं, फिर चाहे जो भी हो जाए। स्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप भी सीखिए कुछ अपनी ननद से। स्वाति की इस बात पर ननद भाभी हंस पड़ी थी। हॉस्पिटल पहुंच करके रवि ने सबसे पहले अभेद को नाश्ता करने को कहा। अभेद ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद रवि को सब समझा दिया कि वहां सब कैसे मैनेज करना है। डॉक्टर राउंड पर थे। उन्होंने रमाकांत की रिपोर्ट्स चेक की और वार्ड में शिफ्ट करने को बोला। रमाकांत पहले से काफी बेहतर स्थिति में थे, होश में आ गए थे। बीपी पल्स सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब कुछ व्यवस्थित कर अभेद घर आ गया। बहुत ही थका हुआ था वह। उसे देखते ही स्मिता परेशान हो गई और बोली, कितने थके हुए लग रहे हैं आप, जल्दी से फ्रेश होकर के आराम कर लो। आराम? अजीब सी नज़रों से स्मिता को देखते हुए बोला अभेद। जिसका बाप हॉस्पिटल में पड़ा हो वह 1 मिनट चैन से घर में कैसे बैठ सकता है, और तुम कह रही हो आराम कर लो। अभेद की ऐसी प्रतिक्रिया पर स्मिता का चेहरा उतर सा गया, आंखों में पानी आ गया। शायद ये सोच करके कि कुछ भी कर दो परिवार के लिए, पर हमेशा पराएपन की चुभन का ही एहसास मिलेगा बदले में, या फिर ये सोच करके कि काश मेरे लिए भी ऐसा ही सोचते जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और अंतिम क्षणों में मुझे याद कर रहे थे। श्रुति तुरंत बोल पड़ी, ये कैसे बात कर रहे हो आप भैया? भाभी तो बस आपके अच्छे के लिए कह रही हैं। जब आप ठीक रहोगे तो ही पापा की देखभाल कर पाओगे ना। अगर आप ही बीमार पड़ गए तो पापा की केयर कौन करेगा? हर बात को गलत नजरिए से लेना जरूरी तो नहीं है। किसी की भावनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना भी सीखिए। माफ करना, मैं पापा को लेकर के ज्यादा परेशान हूं, इसलिए ऐसा बोल गया, अभेद ने थोड़ा नर्म शब्दों में कहा। स्मिता स्तब्ध सी देखती रह गई अभेद को। अभेद से इस नरमी की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी ना थी। नहा धो करके खाना खा करके अभेद जल्दी जल्दी तैयार होने लगा हॉस्पिटल जाने के लिए। स्मिता ने फिर हिम्मत करके कहा, प्लीज़ थोड़ा आराम कर लो, घंटे 2 घंटे बाद चले जाना, अभी तो वहाँ नंदोई जी हैं ही। अभेद ने घूर करके देखा स्मिता को, फिर पता नहीं क्या सोच करके नॉर्मल हो गया और बोला, रवि को भी तो लंच करना होगा और मैं जब जाऊंगा वहां तब भी तो वह घर आ पाएंगे।
अभी ये बात हो ही रही थी कि रवि का फोन आ गया स्वाति के पास। स्वाति, मैंने लंच यहीं कर लिया है, भैया को अभी आने मत देना, जब वो 2-4 घंटे आराम कर लें तभी वापस आए यहाँ। स्वाति ने आकर के तुरंत अभेद को बताया, भैया अब आप थोड़ा चैन से सो जाइए, रवि ने लंच वहीं कर लिया है, अब वो शाम को ही घर वापस आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, रवि वहां पर मैनेज कर लेंगे। अभेद को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा और स्मिता के बुझे हुए चेहरे पर रौनक आ गई। अभेद जा करके अपने कमरे में सो गया। शुरू में चिंता के कारण करवटें बदलता रहा, फिर कब नींद आ गई उसे पता ही न चला। बेसुध सोता रहा वह। स्मिता ने भी उसे जगाने का प्रयास नहीं किया। शाम को अचानक फोन की घंटी बजने पर वह हड़बड़ा करके उठ बैठा और इधर उधर नजरें दौड़ा करके रमाकांत को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वह कुछ सचेत हुआ तो फोन उठाया। हाँ नीतीश, बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो यार? आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, आज तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। उधर से नीतीश की आवाज आई। क्या बताऊं यार, पापा को हार्ट अटैक आ गया है, मैं कैसे आ सकता था? फोन करने का भी होश नहीं रहा मुझे। प्लीज एक काम करना, मेरी तरफ से 2-3 दिन की लीव एप्लीकेशन सबमिट कर देना ऑफिस में। अभेद ने रिक्वेस्ट की। जरूर कर दूंगा, तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, निश्चिंत हो करके अंकल की देखभाल कर, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। और हाँ, कोई भी जरूरत हो निसंकोच मुझे याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। नीतीश ने अभेद को आश्वस्त किया था। शुक्रिया यार, तूने मेरी चिंता कम कर दी। अच्छा अब फोन रखता हूं, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है, कह करके अभेद ने फोन रख दिया। अभेद उठ करके हाथ मुंह धुलने लगा। तब तक स्मिता ने चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। कुछ घंटे सो लेने के बाद अभेद काफी रिलैक्स फील कर रहा था। चाय पी करके वह तुरंत तैयार होने लगा। स्वाति, जल्दी से चाय और नाश्ता नंदोई जी के लिए पैक कर देना, ये हॉस्पिटल लिए जाएंगे, स्मिता ने कहा। अरे भाभी, वो चाय वहीं कैंटीन में पी लेंगे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्वाति लापरवाही से बोली। कैंटीन की चाय पिएंगे नंदोई जी, पता नहीं कैसी चाय होगी वहां की, मुंह बनाते हुए स्मिता बोली। भाभी, अब तक ना जाने कितनी बार पी चुके होंगे वो वहां की चाय, हंसते हुए बोली स्वाति। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, स्मिता भी मुस्कुरा पड़ी। अभेद हॉस्पिटल पहुंच गया। थोड़ा झेंपते हुए रवि से बोला, कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो गया था, समय का होश ही नहीं रहा, काफी कष्ट दे दिया आपको। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं कोई पराया तो नहीं, इतनी सेवा का मेरा भी हक बनता है ना, आप जितना ना सही पर इस घर का मैं भी बेटा ही लगूंगा, हंसते हुए रवि ने कहा था। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं दामान जी, अपनी झेप मिटाते हुए बोला अभेद। डॉक्टर राउंड पर आए तो अभेद ने पूछा उनसे, सर अभी कैसी कंडीशन है पापा की? पहले से काफी बेहतर हैं, आज रात और रहेंगे ऑब्जर्वेशन में, कल तक और कंडीशन इसी तरह नॉर्मल रहती है तो इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुन करके अभेद के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। मन ही मन उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। पूरा दिन रमाकांत की स्थिति लगभग सामान्य ही बनी रही। शाम को डॉक्टर राउंड पर आए तो सारी रिपोर्ट देख करके डिस्चार्ज की अनुमति दे दी। अगले दिन रमाकांत को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचने पर रमाकांत को देख तुलसी की आंखों से आंसू झरने लगे, मानो शिकायत कर रही हो कि कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके। तुलसी के बगल ही रमाकांत का बिस्तर लगा दिया गया। बिस्तर पर आकर के रमाकांत तुलसी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि बरसों के बिछड़े हों। तुलसी की आंखों से गिरते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए बोले, रो मत, मैं ठीक हूँ, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस दुनिया से तुम्हारे साथ ही जाऊंगा मैं, तुम्हारी इस हालत की वजह मैं हूँ तो सेवा भी मैं ही करूंगा। तुम्हें इस हालत में छोड़ करके मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, किसी कीमत पर नहीं। यह कहते हुए रमाकांत ने तुलसी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अचानक उन्हें अपने हाथों में कुछ स्पंदन सा महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान दिया तो तुलसी की उंगलियों में हरकत सी महसूस हुई। रमाकांत अचंभित हो एकदम से उछल से पड़े और स्मिता की ओर देख करके बोले, बहू देख, तुलसी की उंगलियों में हरकत हो रही है। हाँ पापा जी, कई बार हो चुकी है और माँ तो अब अभी स्मिता
आगे बोलने वाली थी कि श्रुति ने इशारे से उसे चुप करा दिया। रमाकांत के आश्चर्य की सीमा ना रही। भाव विहल हो तुलसी के सिर पर हाथ फेरने लगे। भावातिरेक्त में रमाकांत की आंखों से आंसू बहने लगे। रमाकांत की आंखों से बहते आंसुओं को देख करके तड़प उठी तुलसी। अनायास ही उसके मुंह से कुछ शब्द प्रफुष्ठित हुए। आप बस इतना ही बोल पाई तुलसी। आगे बोलने का प्रयास असफल रहा। रमाकांत हतप्रभ हो देखने लगे तुलसी को। कुछ क्षण यूं ही देखते रहे और फिर बोल पड़े, तुम्हारी आवाज वापस आ गई है तुलसी। हा हा हा। तुलसी ने पूरी कोशिश करके जवाब दिया रमाकांत की बात का। रमाकांत की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने प्रसन्नता से माथा चूम लिया। खुशी के मारे कितना कुछ बोले जा रहे थे तुलसी से। अब मैं तुम्हारे खूब अच्छी सी देखभाल करूंगा। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। खूब देर तक एक्सरसाइज कराऊंगा तो तुम उठ करके चलने लगोगी। अभेद आज ही डॉक्टर को संपर्क करो, वही बताएंगे कि अब हमें क्या क्या करना है। कहते कहते रमाकांत थोड़ा हाँफने लगे। अभेद ने रमाकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा जी बहुत ज्यादा एक्साइट होने के लिए मना किया है ना डॉक्टर ने। अब आप आराम से लेट जाओ। हम शाम को डॉक्टर से बात कर लेंगे। पहले आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ, फिर हम सब मिल करके माँ की सेवा करेंगे। अभी आप अपने मन को शांत रखो। रमाकांत बिस्तर पर लेट गए। हाथ जोड़ करके प्रभु को बारंबार धन्यवाद किया। घर में खुशी का माहौल छा गया। सबके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी और मन में आस बंध गई कि अब जल्द ही तुलसी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। भेद के कहने पर रमाकांत लेट तो गए पर उन्हें चैन जरा भी नहीं मिल रहा था। बार बार घूम फिर करके उनकी निगाह तुलसी के चेहरे पर टिक जा रही थी। उनकी इच्छा तो यही हो रही थी कि वो अभी इस वक्त स्वस्थ हो जाएं और अपना सर्वस्व तुलसी की सेवा में निछावर कर दें, पर डॉक्टर की सख्त हिदायतों ने बांध रखा था। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद कर ली रमाकांत ने और एकदम शांत चित्त होकर के बिस्तर पर पड़े थे। शरीर में कोई हलचल नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई पड़ रहा था, पर अंतर मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। मन ही मन सोच रहा था, वाह क्या मुझे हार्ट अटैक इसलिए आया कि मैंने तुलसी के साथ बहुत अन्याय किया था? क्या ये मेरे बुरे कर्मों की सजा थी? नहीं नहीं, ये मेरे बुरे कर्मों की सजा नहीं, ये तो मेरी उस सेवा का फल है जो मैंने तुलसी के लिए किया है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। क्या होता जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस ही ना आ पाता? सोच करके ही रूह कांप जाती है। क्या बीतती तुलसी पर? क्या वह एक पल भी जीवित रह पाती मेरे बिना? क्या वह मुझे माफ कर पाती कभी इस बात के लिए कि मैं उसे अकेले छोड़ करके चला गया? एक तो पहले ही बरी नहीं हो पाया था मैं अपने पिछले गुनाहों से, उस पर एक गुनाह और कर जाता, उसे विधवा बना करके छोड़ जाता कि जीते जी मर जाती। वह कभी नहीं माफ करती मुझे, अगले कई जन्मों तक नहीं। रमाकांत ने एक लंबी सांस भरी और मन ही मन फिर सोचा, ये हार्ट अटैक तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। इसकी वजह से तुलसी की स्थिति में अचानक सुधार आया है। ये तो एक शुभ अवसर था विधाता ने मुझे कि मैं अपनी तुलसी को फिर से पहले जैसा पा सकूं और उससे अपने किए की माफ़ी मांग सकूं और उसके साथ कुछ खुशी के पल गुजार सकूं। ये सोचते हुए उनके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव स्पष्ट हो गए। ओठों पर एक मुस्कान तैर गई। अगले ही दिन रमाकांत ने अभेद को पुनः स्मरण कराया कि तुलसी के संबंध में डॉक्टर से बात कर ले। अभेद ने डॉक्टर को फोन मिलाया और उन्हें तुलसी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। अभेद के विशेष आग्रह पर होम विजिट के लिए सहमत हो गए डॉक्टर। शाम को डॉक्टर ने तुलसी का चेकअप किया तो मुस्कुराते हुए बोले, पेशेंट की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आश्चर्यजनक इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी मेडिसिन चेंज करनी होगी और एक्सरसाइज बढ़ाने होंगे। डॉक्टर के मुंह से निकला हर शब्द रमाकांत के कानों में अमृत घोल रहा था। सभी के चेहरे खिल उठे थे। तुलसी के चेहरे पर भी एक लंबे अरसे बाद सुकून के भाव दिखाई दे रहे थे। बेटे बहू और बेटी दामाद सभी मिलकर के रमाकांत और तुलसी की सेवा में जुट पड़े थे। अगले 2 दिनों में रमाकांत के स्वास्थ्य में इतना सुधार हो गया था कि अब वो अपना काम खुद कर पा रहे थे, किसी की मदद के बिना। रमाकांत अब अपना ध्यान खुद से रखने लगे थे।
पर घर के सभी सदस्यों की यही कोशिश रहती कि वह ज्यादा से ज्यादा आराम करें। स्मिता और स्वाति दोनों ने मिलकर के जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाया। स्मिता सबसे पहले तुलसी को खिलाने के लिए खिचड़ी ले आई और बड़े ही प्यार से उसे खिलाने लगी। रमाकांत पास ही बैठे देख रहे थे। कुछ देर वो शांति से देखते रहे पर ज्यादा देर चुप ना बैठ सके और बोले, ला बहू मुझे दे दे, मैं खिला दूं। पापा जी कुछ दिन और आराम कर लीजिए, फिर तो आप ही करेंगे ये सब कुछ, मुस्कुराते हुए स्मिता ने कहा। बहुत आराम हो गई, अब खाली बैठा नहीं जा रहा है मुझसे। बस जल्द से जल्द तुम्हारी सास को उनके पैरों पर खड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। बड़ी ही आधीरता थी रमाकांत के शब्दों में। हाँ पापा जी, हम सब भी तो यही चाहते हैं और ईश्वर की कृपा रही तो वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। स्मिता के उम्मीद भरे शब्दों से रमाकांत का चेहरा खिल उठा। आज पैकिंग कर लेना, कल जाना है हमें। अचानक अभेद के शब्द कान में पड़ते ही चौंक पड़ी स्मिता। जाना है? ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? अभी तो पापा जी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं और माँ की देखभाल कौन करेगा? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो आप। आपको जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। स्मिता के जवाब में एक जिम्मेदार बहू अस्पष्ट नजर आ रही थी। तो क्या मैं अकेला जाऊंगा? क्या जवाब दूंगा माँ को कि उनकी बेटी क्यों नहीं आई साथ में? अभेद ने फिर सवाल किया। क्या कहा आपने? माँ। अभेद के ये शब्द कान में पड़ते ही इतनी तेजी से पलटी स्मिता के खिचड़ी की कटोरी उसके हाथ से छूट गई। वह स्तब्ध हो अभेद को देखने लगी। आंखें डबडबा आई उसकी। हाँ, क्या कहूंगा माँ से कि आपकी बेटी मायके नहीं आना चाहती, आपसे मिलना नहीं चाहती। अभेद ने फिर से दोहराया अपनी बातों को। स्मिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो। अपने आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश की पर सफल ना हो पाई। स्वाति उसके पास आकर के उसके छलछला आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, भाभी बिल्कुल सही सुना आपने। भैया आपको मायके लेकर के जाना चाहते हैं, पर माँ को इस हाल में छोड़ करके कैसे जाऊं मैं? स्मिता बड़ी ही धर्म संकट में थी। अरे भाभी, माँ की चिंता मुझ पर छोड़, आप निश्चिंत हो अपने मायके जाइए। थोड़े दिन आप अपनी माँ के साथ बिताइए और मैं अपनी माँ के साथ। स्वाति ने स्मिता को पूरी तरह भरोसा दिलाते हुए कहा। पर तुम अकेले कैसे संभालोगी ये सब? स्मिता अभी भी चिंतित थी। मैं कब काम आऊंगा भाभी जी? अपनी श्रीमती जी का यूं अकेले परेशान होने नहीं दूंगा। ऐसी जुर्रत कर सकता हूं क्या मैं कभी? बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा था रवि ने। रवि की बात पर सब हंस पड़े थे, पर एक शख्स था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तुलसी। पर ये आंसू खुशी के थे। स्मिता, मैं सबके सामने अपने आज तक के गलत व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्या माफ कर पाओगी मुझे? अभेद के स्वर आत्मग्लान में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। स्मिता का गला रुंध गया, कुछ ना बोल सकी वो। अभेद ने फिर से अपना वाक्य दोहराया, क्या मुझे कभी माफ नहीं करोगी? मुझे शर्मिंदा मत करिए यूं माफी मांग करके। आप मेरे पति हैं, आपका हक है नाराज होने का। स्मिता ने जैसे ही ये कहा, स्वाति तुरंत बोल पड़ी, नहीं भाभी, हक तो दोनों का बराबर का है। या तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, परवाह करें, या फिर अपमान सहने का जिगर दोनों के पास होना चाहिए। किसी एक पर ही ज्यादती होती रहे ये अन्याय कहलाता है, और ये अन्याय मैं रोज सहता हूँ। रवि ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में माहौल को हल्का करते हुए कहा। रवि की बात पर सब हंस पड़े। अभेद, कुछ स्वर गुंजमान हुए। सभी चौंक करके तुलसी की ओर देखने लगे। बहू, एक बार फिर कुछ स्वर प्रफुष्ठित हुए तुलसी की जिह्वा से। स्मिता ने तुलसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अभेद भी तुलसी के पास आकर के बैठ गया। थोड़े प्रयास के फलस्वरूप तुलसी ने अपना एक हाथ अभेद की ओर खसकाया। अभेद ने माँ का हाथ अपने हाथ में रख लिया। थोड़ी और कोशिश की तुलसी ने, अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाने की। एक हाथ में स्मिता का हाथ था और दूसरे में अभेद का। प्रयास सफल रहा। तुलसी ने अपने एक हाथ पर दूजा हाथ रख दिया। आंखों से अविरल धारा प्रवाहमान थी। रमाकांत भी ने अपना प्यार भरा हाथ अपने बहू बेटे के सिर पर फेरा। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब रमाकांत की आवाज सुन सभी हतप्रभ थे।
तुलसी, तुम्हारी इस हालत का दोषी मैं ही हूँ। अभेद के इस व्यवहार का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस घर के नकारात्मक वातावरण का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। एक तरह से परिवार के सभी सदस्यों का गुनहगार हूँ मैं। आज मैं केवल तुलसी से ही नहीं बल्कि सभी से अपने किए की क्षमा मांगता हूँ। सभी को संबोधित करते हुए कहा रमाकांत ने, साथ ही अपने हाथ भी जोड़ लिए। सब हैरत से देख रहे थे उन्हें। एकदम मूक बधिर की भांति सन्नाटा सा पसर गया। नहीं, तुलसी की आवाज ने सबका मौन भंग किया। सब ने देखा तुलसी ना के संकेत में अपनी गर्दन हिला रही थी और शायद ये प्रारंभ थी खुशियों का, सुखों का। माहौल गंभीर था पर सबके चेहरे पर खुशी थी, संतुष्टि थी, निश्चिंतता थी। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त करता हूं इस आशा के साथ कि तुलसी रमाकांत की सेवा, चिकित्सीय सलाह एवं फिजियोथेरेपी के द्वारा अतिशीघ्र स्वस्थ हों, पहले की भांति अपने पैरों पर चलने लगेंगी व रमाकांत के साथ अपना शेष जीवन सुखमय पूर्वक व्यतीत करेंगी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।